नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। प्रश्न है, बरौनी में किस प्रकार का शक्ति उत्पादन किया जा रहा है? बरौनी में किस प्रकार का शक्ति उत्पादन किया जा रहा है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी तापीय, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा जो कहते हैं। तो बरौनी में तापीय शक्ति उत्पन्न किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तापीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। ताप विद्युत केंद्र बरौनी में। इनमें कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? देखिए, प्रश्न भी आ गया, इनमें कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी मैथन। तो इस प्रश्न का उत्तर अभी तुरंत जाने हैं कि बरौनी में तापीय विद्युत केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी सही है। काला हीरा किसे कहा जाता है? काला हीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, काला हीरा कहा जाता है कोयला को। काला हीरा किसको कहता है? कोयला को। ऑप्शन सी सही है, कोयला को काला हीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? तो झारखंड जादूगोड़ा स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत का सबसे अधिक खपत किसमें होती है? भारत में सबसे अधिक विद्युत खपत किसमें होती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उद्योग में, यानी फैक्ट्री कारखाना में सबसे अधिक विद्युत खत्म होती है। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो उद्योग में। उद्योग किसके अंतर्गत आता है? फैक्ट्री कारखाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? तो खनिज तेल उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, खनिज तेल उत्पादन के लिए है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है, सौर ऊर्जा। कोलार की खान किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना। ऑप्शन नंबर बी सही है, सोना के लिए। कोलार खान में कोलार खान प्रसिद्ध है सोना उत्पादन के लिए, जो केजीएफ मूवी में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो सोना अधात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधात्विक खनिज सोना नहीं है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, खनिज, वन, नदियां। संसार का सबसे कीमती है खनिज।
ऑप्शन नंबर बी सही है, खनिज। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए सही है, बंगाल गजट। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी रुपया पैसा की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। भारत में पहला छाप खाना किन लोगों ने लाया? भारत में पहला छाप खाना किन लोगों ने लाया? पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, पुर्तगालियों ने। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी भारत। तो चीन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? चीन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। छाप खाना का आविष्कार किसने किया? छाप खाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने। छाप खाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में गुलामीगिरी के लेखक कौन थे? निम्नलिखित में गुलामीगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूलो, ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्योतिबा फूलो। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को, ऑप्शन नंबर बी सही है। और कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मत्स्य पालन। अगर ये दोनों भी रहे तो समझिए कृषि क्षेत्र के ही है। और सेवा क्षेत्र जो है ये आपका आ गया सरकारी बस, रेलगाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका कारखाना, फैक्ट्री। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यह भी देखिए 2014, 17, 18, 19 में यानी कि सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सामाजिक विज्ञान में पूछे गए हैं वही प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो प्रश्न है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत देश में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यह प्रश्न देखिए 2011, 17, 19, 21, 23 में पूछा गया है। तो प्रश्न था भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे
पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यही प्रश्न देखिए 15, 18, 20, 21 में पूछा गया है। तो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखिए, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? तो सेबी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो जो पिछड़ा राज्य रहेगा उसी का सबसे कम रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति का आय सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई तो जनवरी 2015 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। यह योजना आयोग को भांग कर उसी जगह बनाया गया है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? जनवरी 2015 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है यानी किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये क्वेश्चन बनाने, लिखने, पूछने का इस तरह से फ्रेम किया गया है, मॉडल बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिश्रित राष्ट्र मतलब देशी होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र यानी देश है भारत, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 8, ऑप्शन नंबर बी सही है 8। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है तो कृषि, यानी बिहार में आदमी जो ज्यादा अपना जीवन लाइफ जीते हैं तो किससे जीते हैं? किससे? तो कृषि से। बिहार में सबसे ज्यादा कृषि ही पर ही आदमी अपना घर गृहस्थी चलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के जो पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्रीलंका। श्रीलंका दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन योजना आयोग के पदन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का मतलब जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो आप सभी जान रहे हैं कि मिश्रित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, श्रमिक की विकास की प्रक्रिया संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सभी वर्ग से, सभी वर्ग से, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है? किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्री कुजेंठा, अर्थशास्त्री कुजेंठ ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 12, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना था। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है?
तो किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी संसाधनों से, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है इनमें सभी संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें सभी संसाधन, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1952। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1951 से 56। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना काल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आयात एवं संचार। आयात एवं संचार। प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो यह भी प्रश्न आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि पशुपालन और मत्स्य पालन जो है कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, तखत श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1786 ईस्वी में बना था। पटना में गोल घर कब बना था? 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गोल घर कहाँ है? तो पटना में। ये आप सभी जानते हैं कि गोल घर कहाँ है? पटना में। ऑप्शन नंबर बी सही है।
सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोनपुर में। निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में अवस्थित है? निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिला में अवस्थित है? तो कोकलत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर की तली में होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी, ऑप्शन नंबर ए सही है। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? सुनामी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुनामी कहां आती है? सुनामी कहां आती है? समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी सही है। सुनामी का प्रमुख कारण है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन नंबर ए सही है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है? महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी, ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी सही है, बंगाल की खाड़ी। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, ऑप्शन नंबर ए सही है, नेपाल। बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? 9, ऑप्शन नंबर सी सही है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? 38, ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी सही है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? बक्सर, बक्सर, ऑप्शन नंबर डी सही है, बक्सर में कम वर्षा होती है। बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है कृषि में, ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार संपन्न है कृषि में। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 75%, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत पे खेती की जाती है? 60%, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? धान, ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है? खगड़िया, ऑप्शन नंबर सी सही है, खगड़िया में ज्यादा मक्का उपजाया जाता है।
बिहार में गन्ना का प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन जिला है? पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर डी सही है। पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? रोहतास। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? यानी कि किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चाय जो है किसके उसको रोपा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो गेहूं जो है कि रोपण फसल नहीं है। गेहूं रोपण फसल नहीं है। गेहूं रबी फसल है। गन्ना को रोपा जाता है, चाय को रोपा जाता है, रबर को रोपा जाता है। याद रखिएगा, रोपण फसल अगर पूछ दिया जाए तो रोपण फसल के अंतर्गत आता है गन्ना, रबर, चाय। तो प्रश्न था निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है और ये तीनों रोपण फसल है। अच्छे से याद रख लिए आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी मौसम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चावल जो है कि खरीफ फसल है और ये तीनों जो देख रहा है रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, मटर रबी फसल है। लेकिन चावल क्या है? खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना जो है कि रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? अब की बार पूछा गया है खरीफ की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी खरीफ की फसल है। इनमें सभी चावल, मक्का, कपास ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूं। गेहूं क्या है? रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। धान। धान रोपण फसल नहीं है। बाकी इधर रबर, गन्ना, चाय ये सभी रोपण फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? धान यानी चावल। भारत में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है। चावल है खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर ए सही है। खरीफ की फसल। चावल क्या है? खरीफ की फसल है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। पश्चिम बंगाल में
सबसे ज्यादा धान की खेती होती है? किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। गेहूं फसल है, गेहूं फसल है रबी। ऑप्शन नंबर बी सही है, रबी फसल है गेहूं। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु में गेहूं ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? गन्ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, गन्ना। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है ऑप्शन में, तो बताइए कि इन चारों में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, भवन, मानव की योग्यता। तो भूमि हो जाएगा, यानी कि मिट्टी, भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राकृतिक है। भवन तो मानव के द्वारा बनाया गया है, कि मानव की योग्यता तो ये भी नहीं होगा, तो प्राकृतिक क्या है? भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बोल रहा है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है चारों में से। तो नदियां क्या हो जाएगा? नदियां ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। वन भी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। यहां पे पूछा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नगर जो है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि नगर जो है कि मानव के द्वारा बसाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवीकरणीय। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयला। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है।
काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यानी रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में चरगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चरगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 4.71%, यानी कि 4.71%। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अनाविर्द नाथ ठाकुर। तो आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो उद्योग। उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्योग। अगला प्रश्न देखिए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंचायती व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि इसमें 3 है। क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। 3 है, तो तीनों एक साथ नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान नारा
किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ दीजिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। इनकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। छठ जो है कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। ऑप्शन नंबर डी सही है। छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखिएगा अस्थायी है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, याद रखिएगा पहला स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। स्वतंत्र आने की पूरा आजादी, समानता आने की सब एक साथ मिले हुए, बंधुत्व मतलब भाईचारा, किस क्रांति का नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। आइए अब व्याख्या से समझते हैं। देखिए,
15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके नए 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। तो दोस्तों आप लोग समझ गया कि झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? विलियम वेटिंग, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड वेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी को हुआ। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए हैं। और किसने किया? लॉर्ड वेटिंग ने किया, या लॉर्ड विलियम भी बोल सकते हैं, विलियम लॉर्ड वेटिंग बोल सकते हैं। किसके सहयोग से किया? राजा राममोहन राय के सहयोग से किया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसे व्याख्या के साथ समझते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को भंग किया था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को तोड़ा था। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हीराकुंड बांध नदी पर बना है। हीराकुंड बांध महान नदी पर बना है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ है? महान नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह महान नदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह महान नदी पर बना है और उड़ीसा राज्य में है। निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। यह महान नदी पर उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। यह सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध है, सबसे ऊंचा बांध, और यह सतलज नदी पर बना है और पंजाब राज्य में है।
तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महान नदी पर बना है उड़ीसा राज्य में, और सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है और सतलज नदी पर बना है पंजाब में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया था। और लागू कब किया गया था? देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया एवं 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया। भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे छोटा प्रदेश यानी सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा तथा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम तथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में। ऑप्शन बी अगस्त सितंबर में। ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन डी जनवरी फरवरी में। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए सही है। जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन सी बिहार। ऑप्शन डी पंजाब। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंजाब। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो तेलहन से। याद रखिएगा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेलहन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेलहन से। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? उर्वरक। ऑप्शन नंबर सी सही है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी सही है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है?
झींगा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए सही है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी सही है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी सही है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी सही है। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो मसाला, ऑप्शन नंबर डी सही है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए सही है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए सही है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी सही है। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, ऑप्शन नंबर डी सही है। पेट्रोलियम से कृष्ण क्रांति संबंधित है। ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? गैर परंपरागत ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए सही है। फल उत्पादन से। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो भू राजस्व कर, ऑप्शन नंबर ए सही है। भू राजस्व कर। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर। बिक्री कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर। मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? मुद्रास्फीति से किसको हानि होती है? देनदार को, ऑप्शन नंबर ए सही है। मुद्रास्फीति से किसको हानि होती है? देनदार से। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होती है? ऋणी को, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऋणी को, यानी कि जो कर्ज लेता है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ यानी सूखा बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। अगला प्रश्न देखिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो न्यूट्रॉन की खोज क्या है? चैडविक, ऑप्शन नंबर सी सही है। चैडविक। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी?
रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है, रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। मार्स गैस कहलाता है, मार्स गैस कहलाता है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोवेल गैस कहलाता है, नोवेल गैस कहलाता है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी सही है, हीलियम। सबसे हल्की धातु क्या है, सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम, ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु क्या है, सबसे भारी धातु क्या है, ओसेमियम, ऑप्शन नंबर डी सही है, ओसेमियम। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय यानी कि खर्च किस पर होता है, तो पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत का सबसे अधिक मुद्रा खर्च होता है पेट्रोलियम पर। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।